हाय फ्रेंड्स। क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स हैं खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली चीजें देखने को मिली है। किसी भी बैंक को आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सा बैंक ऐसा है जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, ये एक चीज पे डिपेंड करेगा। और वो क्या है? वो है जो डिपॉजिट लाएगा वो ही पैसा कमाएगा। सिंपल वर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर सारा खेल डिपॉजिट्स का है। अब इस चीज को मैं आपको अच्छे से लॉजिकली समझाता हूं। देखिए क्या होता है, जब कंपनी के पास में डिपॉजिट आएगा, बैंक के पास में जब पैसा लोग जमा कराएंगे, तभी तो वो उसको लोन के रूप में दूसरों को देके प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे ना। लेकिन जो डिपॉजिट नहीं ला रहे और जिनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, बैंक्स खरीद खींच नहीं पा रहे, इस वजह से कंपनीज बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम में हैं। अब एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक निकल करके आया है जिसने कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है और लेटेस्ट रिजल्ट्स में भी इसका दबदबा देखने को मिला है। इस वीडियो में हम लोग एक्सिस बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले 5-10 साल के हिसाब से कैसा पोटेंशियल है इसमें, क्या आपको इस बैंक को कंसिडर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये भी जानेंगे टेक्निकली, फंडामेंटली, सब तरह से। लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे, इसलिए पूरा देखिए और एक्सिस बैंक के बारे में काफी सारी चीजों का आप क्लैरिटी ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट एक्सिस बैंक सागरनॉमिक्स। दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं, वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं एक्सिस बैंक के बैकग्राउंड को और उसके सारी चीजों को। लेकिन पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और बहुत से लोग जो मेरे को लिख करके मेरे मित्र बताते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वो हार्ट वाली इमोजीज ना बड़ी अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सिस बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स को सबसे पहले देखें, फिर बाकी सब चीजों को। तो देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया में और इसके पास में इतना सारा कस्टमर बेस है जो आमतौर पे होता नहीं है लोगों बाकी बैंक्स के पास में। ठीक है, 5,000 ब्रांचेज। अब एसबीआई की कितनी ब्रांचेज है? लगभग 20,000 के आसपास में। ठीक है, तो उस हिसाब से काफी बड़ा बैंक है। और एसेट्स जो है इसके पास 5.4% मार्केट शेयर, इसमें एसेट्स में 5.4% है। मार्केट शेयर डिपॉजिट्स में 4.9% है और जो एडवांसेस है वहां पर 5%, लगभग 5% का मार्केट शेयर ये सब चीजों में लेके चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वहां पर 14% का मार्केट शेयर इनके पास में है, यानी क्रेडिट कार्ड में अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका। प्रॉफिट की बात करें तो 18% इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज अमेजिंग। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% का, लगभग 3.99% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अभी ये क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीजें अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वहां ना आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लगातार इंसाइट्स मिलेगी, प्लस आपको काफी कुछ ऐसी टर्म्स समझने को मिलेगी जो आमतौर पे नहीं मिलती। और कितना एक चाय समोसे की कीमत में आप महीने भर एनालिसिस को ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक प्रोमो वीडियो नजर आएगा, उसको देख करके 3 मेंबरशिप्स में से जो आपको सूट करती है वो जरूर ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और उनका बहुत अच्छा फीडबैक भी है। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी की बाकी सारी चीजों को देखते हुए, तो पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये कह रहा था मैं, तो ये वो होता है कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिला और कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज इंटरेस्ट मार्जिन, और यही कमाई होती है बैंक की। तो ये करीब 4% के आसपास लेकर के चल रहे हैं, लगभग 3.99% प्रिसाइसली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.8% है एंड कॉस्ट टू असेट 2.52% है। ठीक है जी, तो सारे नंबर इंप्रेसिव है। खास चीज ये है यहाँ पर कि इनकी जो ग्रोथ है ना वो जबरदस्त है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कंपनी का दोस्तों ये जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट है उसको आप देखें तो YoY ग्रोथ, यानी ईयर ऑन ईयर सालाना ग्रोथ जो है वो अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 9% की ग्रोथ है, यानी इनकी कमाई 9% पे बढ़ी है, लेकिन खर्चे बढ़े हैं इनके 9% से, यानी लगभग सही मैनेज किया है इन्होंने। बट ओवरऑल सब चीजें देखने के बाद में जो प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 18% से ग्रो किया है। और यही वजह है कि कंपनी का एकदम से लाइमलाइट में आना आपको दिखना शुरू हो गया है। सेकंड चीज जो है वो दोस्तों यहां पर आप ये नजर डालिए कि ये वो कंपनी है जो कासा रेशियो बहुत अच्छा लेके चल रही है, यानी 41% करंट अकाउंट एंड 59% आपके सेविंग अकाउंट। अब ये हालांकि मैं कई बार पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन ये सब समझना बहुत जरूरी है कि एक बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है या तो
आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, और दूसरा होता है आपका कासा रेशियो। अब कासा का मतलब करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट। अब उसका फायदा कैसे मिलता है? वो फायदा ऐसे मिलता है, जैसे ये मान लीजिए कि बैंक जो है उसके पास में 100 रुपए का डिपॉजिट आता है, ठीक है जी। अब 100 रुपए में से मान लीजिए 50 रुपीज इसके पास में आता है करंट अकाउंट से, और मान लीजिए 50 रुपीज इसके पास में आता है सेविंग अकाउंट से, ठीक है जी। ये डिपॉजिट्स हैं जो इसके पास आ रहे हैं। अब खास बात क्या है, करंट अकाउंट से जो डिपॉजिट आएगा उस पे दोस्तों इसको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ये इसका सूखा मुनाफा है, ये मान के चलिए। जबकि सेविंग अकाउंट जो है ना, उस पे इसको साल के 3% के आसपास में प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो आपको हमको सबको मिलता भी है। तो इसके करीब करीब मान करके चलिए कि 1.5 रुपया के आसपास में इसका खर्चा हो जाएगा, किस पर? सेविंग अकाउंट पे। तो हर बैंक ये चाहता है कि उसका करंट अकाउंट ज्यादा बढ़े, और जितना हाई करंट अकाउंट रेशियो होगा उतना ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जीरो खर्चा है, इसमें 1.5 रुपया खर्चा, 2 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है। सो अब आप मेरे ख्याल से बैकग्राउंड तो समझ ही गए हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इस केस में क्या हो रहा है। सो एक्सिस बैंक का जो कासा रेशियो है दैट हैज ग्रोन 4% ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब कि ये पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है। साथ में डिपॉजिट्स जो है उनकी ग्रोथ 14% है। दोस्तों सारी कहानी डिपॉजिट्स की है, और मैं आपको जरा सा ये समझा दूं कि डिपॉजिट्स की कहानी ऐसी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये भी देखिए, यहां देखते हैं हम लोग क्या होता है ना दोस्तों, कि देखिए डिपॉजिट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक में जब डिपॉजिट आएंगे उसके बेसिस पर ये क्रेडिट देगी बैंक। सो डिपॉजिट में इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, और ये यहां पर पे कर रहे हैं, मतलब ये यहां से माइनस हो रहा है, जबकि यहां से इनको मिल रहा है। तो मान लीजिए इनको 12% मिलता है, और इसमें से मान लीजिए ये लोग 4% 3% जो है डिपॉजिटर्स को दे देते हैं, तो इनका इंटरेस्ट मार्जिन सपोज 9% हुआ। इतना होता नहीं है, बट मतलब मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि यहां जब 3% इंटरेस्ट मिलता है तो लोगों ने क्या सोचा, स्टॉक मार्केट में तो बड़ा अच्छा मिल रहा है, 12%, 25%, 50%, मैं अपना पैसा यहां क्यों रखूं? तो सारे लोगों ने क्या किया, चलो ऐसा करते हैं, पैसा डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में। जब यहां स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो इनके पास में क्या हुआ, डिपॉजिट आना कम हो गया। ये सारे बैंकों का बता रहा हूं मैं, एक्सिस बैंक का नहीं। जब डिपॉजिट आना कम हुआ तो जब पैसा ही नहीं है तो ये क्रेडिट कैसे देंगे? जब क्रेडिट कैसे नहीं दे पाएंगे, लोन दे नहीं पाएंगे, तो इनका जो इनकम है वो कहां से होगी? इस वजह से जो डिपॉजिट लाएगा वो ही ग्रोथ पाएगा। ये है कहानी मेरी तरफ से बैंकिंग सेक्टर को लेके, और इस हिसाब से एक्सिस बैंक जो है वो एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ बैंक आपको दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी सारे नंबर्स पे आप देखेंगे तो मोर और लेस अच्छी लाइन पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 24% वाईओ बढ़ा है, वाईओवाई, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मैंने बताया 3.99% बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, देखिए ये वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब ये क्या होती है, ये भी वही चीज है कि जैसे आप पैसा लाने के लिए कितना पैसा चुका रहे हो, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, वो तो पहले 3.77% थी, अब वो बढ़ के 5.45% हो गई। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एडवर्टाइजिंग ज्यादा करनी पड़ रही है, एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ी सी हैवी हो गई है। और ये सभी बैंकों के साथ में सेम चैलेंज है, बट एक्सिस बैंक ने इसको अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इसके नंबर्स की। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी 3,68,000 करोड़ रुपए के साथ में बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। पहले इसका नाम यूटीआई बैंक हुआ करता था। जब मैंने सबसे पहले एटीएम कार्ड इसमें लिया था तो यूटीआई बैंक होता था, उसके बाद ये एक्सिस हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। इसका मतलब आरओई ज्यादा अच्छा है इसमें। पैग रेशियो 0.34% और पी रेशियो 13.2%। साफ तौर पे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये बैंक अभी इस टाइम पर अंडर वैल्यूड है, क्लियरली अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में दोस्तों आप ये देखें कि पित्रोस की स्कोर इसमें हम देखते नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डेट डिविडेंड जो है वो 0.08% की रिटर्न दे रहे हैं, और डिविडेंड का जो पे आउट है वो 1.17%। मतलब कंपनी दे तो रही है डिविडेंड, चाहे ठीक है कम है ज्यादा है, जितनी कमाई है उसमें से दे तो दे। ये इनके कंपटीशन में आप देख सकते हैं, सारा कॉम्पिटिटर में अगर आप देखोगे तो जो सेल्स की ग्रोथ है वो है 15% इसकी, एक्सिस बैंक की, जबकि उससे ज्यादा सेल्स की ग्रोथ कोटक बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ना, तो यहां सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ किसकी है? एक्सिस बैंक की। जबकि आईडीबीआई बैंक को तो आप छोड़ दो, और यस बैंक को भी, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स से चल रहे हैं, इनमें क्लैरिटी ज्यादा है नहीं। बट जो एस्टेब्लिश्ड बैंक है उनमें सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी किसकी है? एक्सिस बैंक की। तो ये आपने समझ लिया इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग इसके पिछले समय में। तो देखिए सेल्स में जो ग्रोथ हुई है ना वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है,
प्रॉफिट में भी ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है, लेकिन उसके हिसाब से स्टॉक्स की प्राइस में इतनी ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये स्टॉक अगेन क्या हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका की अंडरस्टैंडिंग है। साथ में आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 10% से ज्यादा ही रखी है अक्रॉस 10 ईयर्स, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब शेयर होल्डर्स की बात करें तो हम देखिए 47% जो है वो शेयर होल्डर्स, अब तो 50% के आसपास एफआईआईज ने ले लिया है और 32% के 33% के आसपास में डीआईआईज है। मतलब 100 रुपए के शेयर्स में से करीब कितना हो गया, 85% शेयर्स जो है एफआईआईज डीआईआईज के पास में, बाकी बचे हुए हमारे पास, पब्लिक के पास और आप लोगों के पास, मतलब पब्लिक के और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में है। तो दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग इसकी रही। अब जरा टेक्निकल्स पे नजर डालें, लेकिन उससे पहले इकरा की एक रिपोर्ट बता देता हूं मैं आपको। और इकरा की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भाई इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सिस बैंक रेटिंग ऑल्सो फैक्टर इन द स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी प्रोफाइल विच है विद हाई शेयर ऑफ रिटेल टर्म डिपॉजिट्स। तो इनके पास में टर्म डिपॉजिट्स अच्छी है, प्लस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स इन टोटल डिपॉजिट्स। तो जो मैं आपको कह रहा था कि हाई कासा रेशियो इनका एक बड़ा अच्छा हथियार है। साथ में एनपीएस भी इनके कंट्रोल में। स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। साथ में कैपिटल कुशन रिमेन्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग, तो इनके पास पैसा है, यानी जो टायर 1 कैपिटल होती है कंपनी की, बैंक की, वो अच्छी खासी है 14.6% के आसपास में। ठीक है, स्टेडी ग्रोथ इन ग्रेनुलर डिपॉजिट बेस, तो जो मेन डिपॉजिट बेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो जिसमें बाकी सारे बैंक से स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर इनको इसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ थी। और वीकनेसेस क्या है कि भाई असेट क्वालिटी जो है वो अभी भी एक चैलेंज है, इनको एनपीएस और नीचे करने पड़ेंगे, ये एक चैलेंज है। अब जरा टेक्निकल्स देखते हैं दोस्तों इसके। तो यहां आप टेक्निकल्स पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर तो स्टॉक प्राइस में अभी है, और वो इसलिए है क्योंकि सभी पूरी इंडस्ट्री पर प्रेशर है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो इसने यहां 1120 को टच करने के बाद में वापस से बाउंस बैक किया है, और अगला जो स्तर आप देख सकते हैं दोस्तों 1275 पर इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है, और उसको अगर पार कर जाता है तो करीब 1334 के आसपास में, 1334 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और आरएसआई को आप देखो तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में ये मिड लाइन को क्रॉस कर रही है। दैट सिंपली मींस कि कंपनी एक स्लो बट अप ट्रेंड में है, यानी बुलिश ट्रेंड है, हालांकि बहुत फास्ट नहीं है लेकिन स्लो बट बुलिश ट्रेंड है। वीकली चार्ट पर ये चीज कंफर्म भी हो जाती है। तो आप यहां देख सकते हैं वीकली चार्ट पर कि यहां एक लगातार हाई हाइज बनाता हुआ आपको स्टॉक नजर आ रहा है, और हाई लोज हाई हाइज के साथ में। और ये देखिए कंसिस्टेंट करीब 30-45 डिग्रीज के बीच के आसपास का एक बिल्कुल परफेक्ट प्राइस चैनल चल रहा है। यहां पर जरूरत है दोस्तों, इसको बुल रन तो वैसे भी चलता रहेगा, इसके चांसेस हैं। ये करीब 1500-1600 रुपए के आसपास में इसको ये यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट का पोजीशन मिलता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों इसमें एक बुल रन यानी तेज रैली शुरू होने के भी चांसेस हैं। हालांकि इसमें आपको कुछ महीनों तक का वेट भी करना पड़ सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस है। आरएसआई इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वॉल्यूम अच्छा है कंपनी का, और एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन वो इतना शार्प नहीं है, मतलब स्लो बुलिश ट्रेंड के अंदर ये कंपनी आपको नजर आ रही है। सो दोस्तों करीब 1350 रुपए पे आपको इमीडिएट इसका नेक्स्ट टारगेट मानना चाहिए। उसके बाद में 1550-1600 के आसपास में मिड टर्म में ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल एनालिसिस आपके लिए एक्सिस बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स का। आई होप आपको कुछ जरूर इसमें नई जानकारी मिली होगी। अगर 1% भी मिली है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। मैंने देखा है 80% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। भाई अगली मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो मिलेगी कैसे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, और साथ में वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और यूजफुल एनालिसिस मिल सके। बाकी रील्स तो सभी भेजते रहते हैं, आप एक अच्छा कंटेंट देंगे तो दिल से आपको धन्यवाद देंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।